नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन 1905 और एकीकरण 1911 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी। विभाजन से पहले बंगाल प्रांत क्षेत्रफल में बेहद विशाल था। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,89,500 वर्ग किलोमीटर था, जो कि फ्रांस के बराबर था। इतने बड़े क्षेत्र में 8 करोड़ से अधिक लोग निवास करते थे। बंगाल भौगोलिक रूप से भी दो भागों में बंटा हुआ था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। दोनों भागों के बीच कमजोर संचार साधन थे, जिसके कारण दोनों भाग एक दूसरे से लगभग अलग-थलग थे। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुलता थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अधिकांश हिस्से के जमींदार हिंदू को बना दिए गए थे, जो मुस्लिमों का शोषण कर रहे थे। जबकि पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुलता थी। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल को एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में चलाया जा रहा था। इतने बड़े और विविध क्षेत्र को एक ही प्रशासन के तहत चलाना बेहद मुश्किल था। लेकिन इसे आसान बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहले ही कई कदम उठा लिए थे और उसके अंतर्गत शासन कर रहे थे। जैसे कि 1834 में ऊपरी प्रांतों को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन के अंतर्गत कर दिया गया। 1854 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बंगाल के प्रत्यक्ष प्रशासन से मुक्त कर दिया गया। 6 फरवरी 1874 को असम सहित सिलहट को बंगाल से अलग कर असम का मुख्य राज्य बनाया गया, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। 1898 में लुशाई हिल्स को भी आसाम में शामिल कर लिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार प्रशासनिक कठिनाई के नाम पर अपने फुट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाने की योजना पर बंगाल विभाजन के काम में लग गई। जब बंगाल विभाजन का विचार पहली बार 1903 में सामने आया, चटगांव तथा ढाका और मैमनसिंह के जिलों को बंगाल से अलग कर असम प्रांत में मिलाने के अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे गए थे। इसी प्रकार छोटा नागपुर को भी केंद्रीय प्रांत से मिलाया जाना था। सन 1903 ईस्वी में ही कांग्रेस का भी 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसी अवसर पर उसके सभापति श्री लालमोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करते हुए एक अखिल भारतीय मंच पर आसन्न वंगभंग की सूचना दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1904 की जनवरी में यह विचार प्रकाशित किया और फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन पर जनता की राय का आकलन करने के लिए आधिकारिक दौरे किए। उन्होंने प्रमुख हस्तियों के साथ परामर्श किया और ढाका, चटगांव तथा मैमनसिंह में भाषण देकर विभाजन पर सरकार के रुख को समझाने का प्रयास किया। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, जो कि 1894 से 1902 के बीच आसाम के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे, ने इस विचार का विरोध किया। कांग्रेस के अगले अधिवेशन में सभापति पद से बोलते हुए सर हेनरी कॉटन ने भी यह कहा कि यदि यह बहाना है कि इतने बड़े प्रांत को एक राज्यपाल संभाल नहीं सकता, तो या तो बंबई और मद्रास की तरह बंगाल का शासन सूत्र सप्रिशद राज्यपाल के सिपुर्द हो या बंगला भाषियों को अलग करके एक प्रांत बनाया जाए। उन दिनों बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। पर ब्रिटिश सरकार ने न तो कांग्रेस की परवाह की, न जनमत की। उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने लैंड होल्डर्स एसोसिएशन या जमींदार सभा में लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि वंगभंग से लाभ ही होगा। वह स्वयं पूर्व बंगाल में भी गए, पर मुट्ठी भर मुसलमानों के अतिरिक्त किसी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मुसलमानों में प्रतिष्ठित ढाका के तत्कालीन नवाब ने भी प्रथम आवेश में इसका विरोध किया था। प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद 19 जुलाई 1905 को वंगभंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव का ठप्पा लग गया।
राजशाही, ढाका तथा चटगांव कमिश्नरियों को आसाम के साथ मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसका नाम पूर्ववंग और आसाम रखा गया, और बाकी हिस्सा यानी प्रेसिडेंसी और वर्धमान कमिश्नरिया बिहार, उड़ीसा और इसका कोई आधार था। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया। विभाजन के तहत बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया। पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र। इस अवसर पर हिंदुओं और मुसलमानों को यह कहकर लड़ाने की चेष्टा की गई कि इस विभाजन से मुसलमानों को फायदा है, क्योंकि पूर्ववंग और आसाम में उन्हीं का बहुमत रहेगा। ढाका के नवाब ने पहले विरोध किया था, पर जब वंगभंग हो गया तो वह उसके पक्ष में हो गए। सर जोसेफ बैमफील्ड फुलर पूर्ववंग और आसाम के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। कहा जाता है उन्होंने कई जगह खुल्लम खुल्ला कहा कि हिंदू और मुसलमान उनकी दो बीबियां हैं, इनमें से मुसलमान उनकी चहेती हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट था, जबकि यह कथन लेफ्टिनेंट का लड़ाने वाले थे, ताकि दोनों समुदाय यह कथन सुनकर लड़ सके और ब्रिटिश राज कर सके। और जैसा वो छठे थे वैसा ही हुआ, क्योंकि यह सुनकर हिंदू समुदाय ने विभाजन का तीव्र विरोध प्रारंभ कर दिया। बंगाल में हिंदू अपने आप को असुरक्षित समझने लगे, क्योंकि 1857 के बाद से अधिकतर जमींदारी ब्रिटिश ने हिंदू समुदाय के लोगों को ही दे रखा था, तो वह लोग शासक वर्ग में आते थे और बंगाल के मुस्लिम 1857 के विद्रोह की सजा काट रहे थे। इससे बंगाल के हिंदुओं की सामाजिक और आर्थिक ताकत कमजोर होती नजर आई। प्रारंभ में मुस्लिमों ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश और कुछ एलीट वर्ग के मुस्लिमों द्वारा समझने पर मुस्लिमों को समझ में आया कि इनसे हिंदू जमींदारों द्वारा शोषण का दौर समाप्त हो जाएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र बन गया, जो मुस्लिमों के लिए एक अलग पहचान का प्रतीक बना। मुसलमानों को यह महसूस हुआ कि उन्हें जमींदारी व्यवस्था और आर्थिक शोषण से राहत मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जमींदार हिंदू थे। विभाजन के बाद इस क्षेत्र में शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में कुछ सुधार हुए, जिससे मुस्लिम समुदाय में उम्मीदें बढ़ी, जिस कारण 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने मुस्लिमों के लिए अलग राजनीतिक मंच का निर्माण किया। यदि गहराई से देखा जाए तो यहीं से पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ। मुस्लिम लीग के 1906 के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए, उनमें से एक यह भी था कि बंगभंग मुसलमानों के लिए अच्छा है, और जो लोग इसके विरुद्ध आंदोलन करते हैं वे गलत काम करते हैं और वे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाद को चलकर लीग के 1908 ईस्वी के अधिवेशन में भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस ने बंगभंग के विरोध का जो प्रस्ताव रखा है वह स्वीकृति के योग्य नहीं। बंगभंग के विरुद्ध बंगाल में और बंगाल के बाहर बहुत भारी आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में देश के प्रसिद्ध कवियों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगभंग आंदोलन के परिणामस्वरूप बंगाल को दोबारा एक करने के लिए सन 1911 के 12 दिसंबर को दिल्ली में एक दरबार हुआ, जिसमें सम्राट पंचम जॉर्ज, सम्राज्ञी मेरी तथा भारत सचिव लॉर्ड क्रू आए थे। इस दरबार के अवसर पर एक राजकीय घोषणा द्वारा पश्चिम और पूर्व वंग के बंगला भाषी इलाकों को एक प्रांत में लाने का आदेश किया गया। राजधानी कलकत्ते से दिल्ली में हटा दी गई। अब विभाजन रद्द होने से बंगाल के मुस्लिमों का फिर से नुकसान हो गया। विभाजन के कारण प्रशासन में जो भागीदारी मिली थी वह प्रतिनिधित्व फिर कमजोर पड़ने लग। इसे रद्द किए जाने पर मुसलमानों ने इसे अपने खिलाफ साजिश के रूप में देखा और यह उनके बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ा गया। पूर्वी बंगाल और असम में मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में प्राथमिकता मिलने लगी थी। विभाजन रद्द होने के बाद वे एक बार फिर संसाधनों और नौकरियों के लिए हिंदू बहुल क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने को मजबूर हुए।
यह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग का 1912 का वार्षिक अधिवेशन नवाब सलीमुल्लाह खां के सभापतित्व में ढाके में हुआ। इसमें नवाब ने अपने अभिभाषण में हिंदुओं की शोरिशों और सरकार की बेमुरव्वतियों का बड़ा जोरदार चित्र खींचा और वंग भंग रद्द करने का विरोध प्रकट किया। क्योंकि बंग भंग रद्द होने से मुस्लिमों को बहुत नुकसान हुआ, जो हिंदू जमींदारों द्वारा शोषण रुक गया था वह दोबारा चरम पर पहुंच गया। जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे वह फिर पीछे हो गए। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों से बिना चर्चा किए हुए बंगाल का एकीकरण कर दिया, जिसके कारण मुस्लिमों में अलगाववादी प्रवृत्ति पनपा। जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी वही हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर हुआ, जो पाकिस्तान की नींव रख गया। बंगाल के मुस्लिमों के आगे बढ़ने की उम्मीदों पर फिर एक बार पानी फिर गया। आगे यह कार्यक्रम जारी रहेगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।